स्क्विड गेम के बाद हमें लोगों में डेथ सर्वाइवल मूवी या सीरीज का एक अलग ही क्रेज देखने को मिल रहा था और वक्त के साथ वो क्रेज खत्म ना हो जाए, इसलिए दोस्तों मैं आप सभी के लिए डेथ सर्वाइवल सीरीज यानी कि एलिस इन बॉर्डरलैंड लेकर आई हूँ। बात करें अगर इस सीरीज के ओवरव्यू की, तो इसमें शहर के वो लोग जो कि अपनी जिंदगी से बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, वो एक ऐसे शहर में टेलीपोर्ट हो जाते हैं जहाँ पे कोई भी नहीं होता है और उन्हें उस शहर में रहने के लिए वीजा की जरूरत पड़ती है, जो वीजा उन्हें मौत का खेल खेलने से ही मिलेगा, जिसमें उनकी जान भी जा सकती है। और अगर वो गेम खेलकर वीजा हासिल नहीं करेंगे फिर भी उनकी जान जाएगी ही जाएगी। तो इस दुनिया में हमारा हीरो एरिसु कैसे और किस कीमत पर सरवाइव करेगा, यही हम आगे की वीडियो में देखेंगे। साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं दोस्तों कि एरिसु नाम का मतलब होता है एलिस, और इसलिए इस सीरीज का नाम भी एलिस इन बॉर्डरलैंड है। सो अब आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि मैं एरिसु को एलिस कहकर ही बुलाऊंगी। सीरीज की शुरुआत हमें एलिस को दिखाते हुए होती है, जो कि एक बहुत ही ज्यादा स्मार्ट गेमर है और उसे मैथमेटिक्स और कार की बहुत ही ज्यादा नॉलेज है, लेकिन फिर भी वो कोई जॉब नहीं करना चाहता है और इसलिए घर में उसका एक बड़ा भाई और उसके फादर उसे निकम्मा समझते हैं और वो उनकी बातों से परेशान होकर अपने दोस्तों से मिलने का प्लान बनाता है। और उसकी मॉम नहीं थी, उनकी डेथ हो चुकी थी। फिर बात करें अगर उसके दोस्तों की, तो उनमें सबसे पहले आता है कैरेब, जो कि एक बारटेंडर होता है, लेकिन उसे उसका बॉस जॉब से निकाल देता है क्योंकि उसका चक्कर उसके बॉस की वाइफ से चल रहा था। फिर दूसरे नंबर पे आता है छोटा, जिसकी लाइफ कॉर्पोरेट की जॉब करते करते गुजर रही होती है। हर महीने के अंत में उसकी माँ उसकी कमाई का एक बड़ा हिस्सा अपने साथ में भी ले जाया करती थी। जहाँ इन सब बातों से हमें ये समझ में आता है कि इनके जीवन की दशा और दिशा दोनों ही खराब हैं। लेकिन जब वो लोग मिलते हैं तो तीनों अपने गमों को भूल सा जाते थे। जब वो लोग सुट्टा पीते हुए सोचते हैं कि काश ज़ॉम्बी ब्रेकडाउन हो जाए, जिससे कि वो अपनी जिंदगी की शुरुआत फिर से कर सके और उन्हें एक दूसरा मौका मिल जाए। वो तीनों रोड पर मस्ती करने लग जाते हैं, जिसके कारण उनकी वजह से एक कार एक्सीडेंट हो जाता है और उनके पीछे पुलिस पड़ जाती है और उससे भागते हुए वो तीनों आसमान में पटाखे फूटते हुए देखते हैं और पुलिस से बचने के लिए वो तीनों ही एक टॉयलेट में जाकर छुप जाते हैं। लेकिन तभी वहाँ की लाइट्स तेज आवाज के कारण कट जाती है और उन सभी के फोन की नेटवर्क भी चले जाते हैं। फिर ये तीनों नोटिस करते हैं कि बाहर से किसी भी प्रकार की कोई भी आवाज नहीं आ रही है और बाहर जाने पे उन्हें पूरा शहर खाली मिलता है। तो पूरा शहर छान मारकर वो लोग रात में वापस मिलते हैं। तो उनकी बातों से हम ये जान पाते हैं कि उन्हें पूरे शहर में कोई भी इंसान और कोई भी जानवर नहीं मिला है। शहर में बिजली भी नहीं थी, पर रात में जब उन्हें एक बिल्डिंग में लाइट जलते हुए दिखाई देती है तो वो तीनों उस बिल्डिंग में पहुंच जाते हैं। वहाँ उस बिल्डिंग के बाहर गेम एरिया लिखा हुआ था और जब वो तीनों बिल्डिंग के अंदर घुस जाते हैं तब हम देख पाते हैं कि गेट पर एक लेजर लॉक ऑन हो गया था और आगे बढ़ने पर उन तीनों को काफी सारे फोन रखे हुए मिलते हैं, जिनमें से वो तीनों एक एक करके फोन को उठा लेते हैं और उनके फेस को स्कैन करने के बाद वो फोन अपने आप अनलॉक हो जाते हैं। वहाँ उन्हें इसी फोन पर गेम रूल्स के बारे में पता चलेगा कि तभी वहाँ पर एक लड़की जिसका नाम स्यूबिक है वो वहाँ पर आती है, जो कि इस दुनिया में पहले से ही थी, और वो छोटे का आइडेंटिटी कार्ड गेट से बाहर फेंक देती है। और जैसे ही गाइस गेट से बाहर उसका कार्ड फेंकती है, कार्ड लेजर की वजह से कट जाता है। जहाँ वो तीनों को समझा देती है कि अगर यहाँ से बिना गेम को कंप्लीट किए हुए कोई भी बाहर गया तो वो ऐसे ही मारा जाएगा। वहाँ पर उनके पास एक और कॉलेज स्टूडेंट आ जाती है। गेम का नाम था डेड और अलाइव और इस गेम का लेवल है 3 ऑफ क्लब्स। यहाँ अब इस गेम का क्या चक्कर है ये मैं आपको बस थोड़ी ही देर में बताऊंगी। फिर वो सामने वाले रूम में आ जाते हैं जहाँ 2 गेट्स के ऊपर डेड और अलाइव लिखा हुआ होता है और अगर उन्होंने सही दरवाजा नहीं खोला तो वो सब मारे जाएंगे। छोटा ये सब कुछ अपने फोन में रिकॉर्ड कर रहा होता है क्योंकि उसे सब कुछ अभी भी मजाक लग रहा था कि तभी उनके रूम में अचानक से गैस भरने लग जाती है, जिससे कि उनका दम घुटने लग जाता है और उन्हें जल्द ही किसी दरवाजे को खोलना था, नहीं तो रूम में आग लग जाएगी और वो सब लोग यहीं पर मारे जाएंगे। और इसलिए सिबुकी दिमाग लगाकर बोलती है कि उन्हें अलाइव वाला गेट ही ओपन करना चाहिए और बिना कुछ सोचे समझे ही वो कॉलेज स्टूडेंट अलाइव वाले गेट को खोल देती है और वो वहीं पर मारी जाती है। सिबुकी ने उस लड़की का
इस्तेमाल किया था ताकि वो सही गेट का चुनाव कर सके। वहाँ सबको समझ में आ जाता है कि डेथ गेट वाला रूम ही सही है और इसलिए वो लोग आग लगने से पहले ही उधर चले जाते हैं। सब लोग इस गेम को बहुत ही सीरियस लेने लग जाते हैं क्योंकि आखिरकार इस गेम में उनकी जान जो दांव पे लगी हुई थी। फिर नेक्स्ट रूम में भी 2 गेट होते हैं, वहाँ उन्हें 2 मिनट में ही सही गेट का चुनाव करना था, नहीं तो इस रूम में भी आग लग जाएगी और वो सब वहीं पर मारे जाएंगे। सिबुकी एलिस को गेट खोलने के लिए फोर्स करने लग जाती है, लेकिन एलिस के अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि वो गेट खोले कि तभी अचानक से कैरिब उस गेट को खोल देता है और उसकी किस्मत इतनी अच्छी होती है कि वो गेट एकदम सही निकलता है और उन सब की जान बच जाती है और वो लोग वहाँ पर चले जाते हैं। फिर नेक्स्ट रूम में भी अब उन्हें 2 गेट मिलते हैं, जहाँ सब लोग बहुत ज्यादा डरे हुए थे क्योंकि किस्मत बार बार उनका साथ नहीं दे सकती थी। फिर कैरिब एलिस को उसके दिमाग का इस्तेमाल करने के लिए कहता है क्योंकि वो एक बहुत ही अच्छा गेमर है। वहाँ बहुत ज्यादा सोचने और समझने के बाद एलिस को याद आता है कि तो उसने बिल्डिंग के नीचे ब्लूप्रिंट देखा था जिसमें 7 कमरे थे और अब उन्हें सेफ रहने के लिए अंदर वाले दरवाजे को खोलना होगा। सब पहले लास्ट वाले कमरे में आ जाते हैं और उनके सामने अब 2 गेट थे जिसमें एक पर अलाइव लिखा हुआ था। ये वही गेट था जो कि उन्हें शुरुआत में मिला था। फिर एलिस छोटे का फोन लेकर उसमें रिकॉर्डिंग की वीडियो को चेक करता है जिसमें जब वो लड़की उस गेट के अंदर गई थी तो उस रूम में कोई भी गेट नहीं था और इसलिए वो उस दरवाजे को समय खत्म होने से पहले ही खोल लेते हैं, लेकिन इसमें छोटे का पैर घायल हो जाता है। फिर वो सब लोग बिल्डिंग के बाहर आ जाते हैं और हम उनके सामने टेबल पर 3 ऑफ क्लब का कार्ड रखा हुआ देखते हैं कि तभी उनके फोन पर एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें उन्हें 3 दिन का वीजा मिलता है क्योंकि वो कार्ड 3 ऑफ क्लब का था। तो अब आपको ज्यादा कंफ्यूजन ना हो इसके लिए मैं आपको इन ताश के पत्तों के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ कि ये पत्ते गेम को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि अगर उन्हें स्पेड का पत्ता मिलता है तो गेम फिजिकल एक्टिविटी पर बेस्ड होगा, लेकिन अगर पत्ता क्लब का हुआ तो गेम टीम वर्क पर बेस्ड होगा। वहीं अगर कार्ड डायमंड का हुआ तो दिमाग लगाने वाला होगा और अगर हार्ट का हुआ तो उन्हें आपस में एक दूसरे को ही धोखा देना होगा। वीजा का मतलब वो लोग तब समझते हैं जब उनके सामने एक आदमी आता है जिसका वीजा खत्म ही हो गया था कि तभी एक लेजर उस आदमी को बहुत ही बेरहमी से मार देता है। इसका मतलब ये था दोस्तों कि उनका वीजा एक्सपायर हुआ तो वो सब भी एक्सपायर ही हो जाएंगे और वीजा उन्हें मौत का खेल खेलने से ही मिलेगा। तो अब उनके पास सिर्फ 3 दिन का ही वीजा था और इसलिए वो लोग एक घर में रेस्ट कर रहे होते हैं क्योंकि छोटा के पैर की हालत काफी ज्यादा खराब थी और वहाँ वो ये नोटिस करते हैं कि रेडियो काम कर रहा है जबकि सारे के सारे इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस बंद पड़ी हुई थी। फिर सिबुकी उन्हें अपने बारे में बताती है कि वो 3 दिन से यहाँ पर है और उसने अभी तक 2 गेम खेल भी लिए हैं और अब वो लोग साथ में ये सोच रहे होते हैं कि बाकी के सभी लोग गायब होकर कहाँ चले गए हैं। लेकिन छोटा की हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी और इसलिए एरिस और कैरिब ये तय करते हैं कि वो आज रात भी गेम खेलने के लिए जाएंगे और अगर उन्हें कंटेस्टेंट में कोई भी डॉक्टर मिलेगा तो वो उसे छोटा के इलाज के लिए यहाँ पर ले आएंगे। सुबह की उसी घर में छोटा की देखभाल के लिए वहीं पे उसके साथ रुक जाती है। फिर रात होते ही गेम अरीना वाली बिल्डिंग्स में लाइट्स चल जाती हैं और वो दोनों भी बिल्डिंग में आ जाते हैं कि यहाँ पर टोटल 13 कंटेस्टेंट उन्हें मिलते हैं और फोन उठाने के बाद वो कुछ और खास मेंबर से मिलते हैं जिनका आगे की सीरीज में बहुत ही कड़क रोल है। यहाँ सबसे पहले हम नियो को देखते हैं जो कि वहाँ पे खड़ा होकर अपना इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस चार्ज कर रहा था और ये बेसिकली एक छुपेरू स्तंभ होता है। फिर एक लड़की यूसे की दिखाई जाती है जो कि एक बेहतरीन माउंटेन क्लाइंबर थी, लेकिन वो अकेले ही काम करना पसंद करती थी। बात करें इस गेम की तो इसका नाम टैग है और इसमें प्लेयर्स को टैगर से बचना होता है। यहाँ इस गेम का लेवल 5 ऑफ स्पीड है, यानी कि ये गेम फिजिकल एक्टिविटी पर बेस्ड है। गेम के रूल्स थे कि इन सभी प्लेयर्स को अपनी जान उस टाइगर से बचानी है और उन्हें बिल्डिंग में एक रूम को ढूंढना है जहाँ पर उन्हें एक बटन को दबाना है जिससे कि गेम खत्म हो जाएगा और गेम खत्म करने का समय 20 मिनट है। लेकिन अगर इन्होंने ये गेम खत्म नहीं किया तो वो पूरी बिल्डिंग वहीं पर ब्लास्ट हो जाएगी और सब लोग मारे जाएंगे। फिर बिना किसी देरी के वो सब लोग अलग होकर गेट को ढूंढने लग जाते हैं पर सभी दरवाजे बंद थे और वहीं पर हम नियो को देखते हैं कि जो सबसे ऊपर वाले फ्लोर पर से सबके ऊपर नजर रख रहा था और अब बिल्डिंग में टाइगर घोड़े का मास्क लगाकर आता है जो कि एक इंसान था और मौत का खेल शुरू हो जाता है और वो जिसे भी देख रहा था उसे गोलियों से भून रहा था। जहाँ एलिस टाइगर को देखकर समझ जाता है कि घोड़े के मास्क की वजह से वो टाइगर सिर्फ सीधा ही देख सकता है, यानी कि वो लेफ्ट और राइट नहीं देख सकता था। ये बात एलिस सबको
चिल्लाकर वहाँ बता देता है, जहाँ एलिस की बात सुनकर यूसेकी उन दोनों के साथ में हो जाती है और फिर यूसेकी बिल्डिंग में लगी पाइप्स का यूज कर हर फ्लोर पर जा रही होती है और रूम्स को चेक कर रही होती है। वहीं पर एलिस और कैरेब को अगूनी मिलता है, जिसके साथ उसका एक और साथी भी था। बात करें अगूनी की तो वो एक ट्रेन फाइटर है और एलिस अगूनी और उसके साथी के हाथों पर एक खास घड़ी को नोटिस करता है और रूम ढूंढने लग जाता है। वहीं दूसरी तरफ अगूनी अपने साथी को ऊपर से उस टाइगर को लाने के लिए बोलता है ताकि वो उसे मार सके और अगूनी का साथी अपने पीछे उस टाइगर को नीचे लेकर आता है। पर प्लान के मुताबिक अगूनी उस टाइगर के पीछे से हमला नहीं करता है, बल्कि वो अपने साथी को मरने देता है क्योंकि वो टाइगर की गोलियां खत्म करवाना चाहता था। हाउ सिली। फिर गोलियां खत्म होते ही अगूनी और कैरेब टाइगर पर हमला करते हैं, पर टाइगर उन दोनों पर ही भारी पड़ रहा होता है। फिर एरिस की नजर एक गेट पर पड़ती है जिसके ऊपर बहुत सारी गोलियां चली हुई थी। वो उसे देखकर समझ जाता है कि ये वही रूम है जिसमें बटन है, क्योंकि अगर उस रूम में बटन नहीं होता तो दूसरे फ्लोर पे होने के बावजूद भी तो टाइगर उस गेट के बचाव के लिए इतनी सारी गोलियां नहीं चलाता। नियो भी इस बात को समझ गया था और वो एलिस के साथ उस रूम के अंदर जाता है, जहाँ उन लोगों का सामना एक और टाइगर से होता है, जिसे नियो अपने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से बिजली का झटका देकर उसे वहीं पर बेहोश कर देता है। और यहाँ पे हम समझ जाते हैं गाइस, नियो ने वो खुद से ही इलेक्ट्रॉनिक ट्रेजर बनाया था जिसे वो गेम की शुरुआत में चार्ज कर रहा था। बोला था ना कि ये बंदा छुपे रिश्ता में। वो टाइगर वापस से होश में आ जाता है, जिसे देखकर एलिस रूम के अंदर भाग जाता है और देखता है कि रूम में 2 बटन थे और उन दोनों बटन को एक साथ ही दबाना होगा। फिर एलिस खिड़की से ही चिल्लाता है और अपनी हेल्प के लिए किसी को बुलाता है। एलिस की आवाज सुनकर युगेसी वहाँ पर आ जाती है, जहाँ एलिस को टाइगर से लड़ता हुआ देखकर वो टाइगर को नियो के टेजर से एक और बिजली का झटका देती है, जिसके बाद वो दोनों उछलकर दोनों बटन को एक साथ दबा देते हैं। यहाँ बहुत टाइम बीत गया था, लेकिन 1 सेकेंड पहले ही उन्होंने इस टास्क को खत्म कर दिया था। फिर टाइगर अपना मास्क निकालता है तो वो कोई और नहीं बल्कि एक लेडी होती है और हम उनकी बातों से समझ पाते हैं कि वो भी एक प्लेयर थी जिसका टास्क उन सभी को मारना था। फिर एलिस नोटिस करता है कि उस लेडी की गले पर एक पट्टा बंधा हुआ था कि जो कि ब्लास्ट हो जाता है और सबके सामने वो मारी जाती है। फिर नीचे कैरेब और टाइगर के वॉकी टॉकी में सुनाई देता है कि कुछ लोग किसी बीच की तलाश कर रहे थे और उन्हें वो बीच मिल गया है। वही नियो को उस लेडी के पॉकेट में से एक कागज मिलता है जिसके ऊपर कुछ लाइंस बनी हुई थी, जिसे वो अपने पास में रख लेता है। सुबह तक एलिस और कैरेब छोटा के पास आ जाते हैं, जहाँ कैरेब उन्हें वॉकी टॉकी पर सुने बीच वाले मैसेज के बारे में बताता है और उन सभी को बीच में ढूंढने के लिए बोलता है कि तभी सुबह की उन्हें याद दिलाती है कि आज उसका और छोटे का वीजा एक्सपायर होने वाला है और इसलिए वो चारों रात में गेम खेलने के लिए एक ऑडिटोरियम गार्डन में आते हैं, जहां उन्हें हथियारों के साथ बहुत से स्मार्ट वीआर सेट्स भी मिलते हैं। और इस गेम में बस ये चारों ही थे और इस गेम का नाम था हाइड एंड सीक। फिर उन्हें गेम के रूल समझाए जाते हैं कि उन्हें वो स्मार्ट वीआर सेट्स पहनने होंगे और जब वो सब लोग वीआर सेट्स पहनते हैं तो उन सभी के गर्दन लॉक्ड हो जाते हैं, जैसे कि पिछले गेम में टाइगर की गर्दन में लॉक लगा हुआ था, यानी कि वो ब्लास्टर था। वीआर सेट्स में लगे ग्लास की मदद से वो एक दूसरे के फेस को स्कैन कर पा रहे थे और इस गेम का लेवल 7 ऑफ हार्ट्स था। हार्ट्स का मतलब है कि अब इन सभी को आपस में ही एक दूसरे को धोखा देना होगा। गेम के नियमों के अनुसार इनमें से एक शख्स वॉल्फ रहेगा जिसे बाकी प्लेयर से छुप कर रहना होगा और अगर किसी प्लेयर ने उस वॉल्फ शख्स को ढूंढ लिया तो फिर वो वॉल्फ बन जाएगा। गेम में 15 मिनट के बाद जो भी वॉल्फ बना रह जाएगा वो इस गेम का विजेता होगा और बाकी सभी को मार दिया जाएगा। गेम के स्टार्टिंग में छोटा वॉल्फ बनता है और इस गेम के रूल को देखकर छोटा बहुत ज्यादा पैनिक होने लग जाता है, क्योंकि उनमें से सिर्फ एक को ही बचना था और वो तीनों बहुत ही अच्छे दोस्त थे। फिर एलिस छोटा को शांत करवा कर उसे समझाने की कोशिश करता है और वो वीआर सेट्स को उतारने से उसे मना कर रहा होता है क्योंकि वो फट सकता था। लेकिन इसी दौरान एलिस और छोटा का आई कांटेक्ट हो जाता है तो फिर एलिस वॉल्फ बन जाता है, जिसे देखकर सब समझ गए थे कि वॉल्फ बनने के लिए उन्हें एक दूसरे की आंखों में देखना होगा। फिर बहुत ही चालाकी से सुबिकु एरिस की नजर मिलाकर वॉल्फ बनकर छुपने के लिए गार्डन में चली जाती है, जिसे देखकर कैरेब हथियार लेकर इसका पीछा करने लग जाता है। सुबिका वहां पर 15 मिनट तक छुपने का प्लान था ताकि वो इस गेम को जीत जाए, लेकिन उसे कैरेब ढूंढ लेता है और उस पर हमला कर देता है और इसी लड़ाई में वॉल्फ कैरेब बन जाता है कि तभी उन दोनों को रोकने के लिए एलिस वहां पर आता है
और वो उन्हें एक दूसरे से लड़ाई करने से रोक रहा होता है। इतने में ही एलिस का उससे आई कांटेक्ट हो जाता है और फिर एलिस वोल्फ बन जाता है। फिर सुबिक और कैरिब दोनों ही एलिस को घेर लेते हैं और अब सुबिक एलिक पर हमला ही कर रही होती है। उससे पहले ही छोटा आकर उसको पकड़कर वहाँ से ले जाता है और एलिस को भागने के लिए बोलता है। जहाँ एलिस को भागता हुआ देखकर कैरिब हाथ में हथियार लेकर एलिस को मारने के लिए उसके पीछे जाता है। फिर एलिस एक जगह पर छुप जाता है और कैरिब उसे ढूंढ ही रहा होता है, लेकिन वहाँ पर उन तीनों को एक साथ में बिताए हुए अपनी अच्छी दोस्ती के पल याद आने लग जाते हैं कि वो लोग इतने प्यार से रहा करते थे। लेकिन सिर्फ इस गेम की वजह से वो लोग अब आपस में दुश्मन बन गए हैं। ये सब कुछ याद करने के बाद एलिस कैरिब को अपने पास बुलाता है ताकि वो वोल्फ बन सके, लेकिन कैरिब एलिस की बात का कोई भी जवाब नहीं देता है और छोटा ने भी सुबुकी का मुंह बंद कर रखा हुआ था और इसलिए वो उसे कोई भी जवाब नहीं दे पाती है। फिर एलिस उन सभी को गार्डन में खोजने लग जाता है पर उसे कोई भी नहीं मिलता और सुबुकी भी समझ जाती है कि अब एलिस ही आगे गेम में सरवाइव कर सकता है और इसलिए वो खुद को सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हो जाती है और छोटा से गले मिलती है। फिर गेम की आखिरी 10 सेकंड में कैरिब एलिस को मिल तो जाता है, लेकिन अब समय समाप्त हो चुका था और वो उसकी दोस्ती के लिए उसको थैंक्स बोलता है और फिर तीनों की गर्दन उड़ जाती है और सब मारे जाते हैं। अपने दोस्तों की मौत देखकर एलिस पूरी तरह से टूट जाता है और बहुत ज्यादा रोने लग जाता है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग यूसेगी जब खाने के लिए चीजें ढूंढ रही होती है तब उसे एरिस रोड पर गिरा हुआ मिलता है, तो वो उसे उठाकर अपने अड्डे पर ले आती है और हम जानते हैं कि यूसेगी अकेले रहना ही पसंद करती थी। यूसेगी एलिस को खाना देती है, लेकिन एलिस की हालत देखकर वो उसे बताती है कि उसने गेम में उसकी जान बचाई थी और इसलिए वो उसकी हेल्प कर रही है। जब वो कहती है कि उसके पिता बहुत ही ज्यादा मशहूर क्लाइंबर थे, लेकिन उनके ऊपर मीडिया वालों ने झूठा इल्जाम लगाया था कि उन्होंने हार मानकर सुसाइड कर लिया है, पर वो अपने पिता से बिल्कुल ही अलग है और वो जीने के लिए आखिरी दम तक लड़ेगी। ये सब कुछ यूसेगी एली को मोटिवेट करने के लिए भी कह रही होती है कि हम अपनों को कभी ना कभी तो खोएंगे ही और उनकी वजह से हमें कभी रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि मौत वो आजादी है जो कि सबको मिलेगी, पर जब तक वो जिंदा है तब तक उन्हें अपनी जिंदगी से लड़ना चाहिए। फिर यूसेगी की बातों को सुनकर एलिस को जीने का मकसद मिल जाता है, जिससे कि वो इस गेम के हेड को ढूंढेगा और अपनी दोस्तों की मौत का बदला लेगा उससे। उनका वीजा एक्सपायर ही होने वाला था और इसलिए वो दोनों रात में गेम अरीना में पहुंच जाते हैं, जो कि एक टनल में था। वहाँ आगे जाने पर उन्हें बस में 3 प्लेयर्स मिलते हैं जिन्होंने साथ में 4 गेम जीते हुए थे, सो इसलिए उसमें काफी अच्छी दोस्ती थी और उन्हीं तीनों में से एक प्लेयर तपूमा था जिसके पैर में इंजरी हो रखी थी, जिसकी वजह से वो चल नहीं पा रहा था और उसे इस हालत में देखकर एलिस को अपनी दोस्त छोटा की याद आ जाती है, क्योंकि उसके पैर में भी ऐसी ही चोट लगी थी। बात करें अगर इस गेम की तो इसका नाम डिस्टेंस है और इस गेम का लेवल 4 ऑफ क्लब है, मतलब कि ये टीम वर्क वाला गेम है। गेम के रूल के अनुसार इन्हें 2 घंटे के अंदर अपने गोल पर पहुंचना है, लेकिन अगर इन्होंने ऐसा नहीं किया तो आप सभी जानते ही हैं कि उनके साथ क्या होगा। फिर उनके मोबाइल में डिस्टेंस इंडिकेटर भी था, जो कि उन्हें कितना सफर तय करना है वो सब इंडिकेट भी कर रहा था। और फिर वो सब बस स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं, पर बस में फ्यूल ही नहीं था और उन्हें लग रहा था कि उनका गोल टनल से काफी ज्यादा दूर है और दूसरे एंड पे है, तो इसलिए उन्हें वहाँ से भाग कर उस टनल के एंड तक पहुँचना होगा। फिर टपूमा अपने दोस्तों को जाने के लिए बोलता है, क्योंकि वो उसे छोड़कर जाना नहीं चाह रहे थे और अब भागते हुए वो लोग आगे बढ़ रहे थे। और जब वो लोग 6 किलोमीटर का सफर तय करते हैं तब उनका सामना एक ब्लैक पैंथर से होता है, जिसमें टपूमा का एक साथी मारा जाता है। और जब वो पैंथर उसे खा रहा होता है कि तभी तीनों मौका देखकर वहाँ से आगे बढ़ने लग जाते हैं। फिर जैसे ही वो लोग आगे जा रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर एलिस को एक रॉयल एनफील्ड बाइक मिलती है, जिसमें डीजल तो था पर बैटरी नहीं थी और इसलिए वो बाइक स्टार्ट नहीं होती है। जहाँ एलिस इस बाइक को धक्का लगाते हुए वापस से बस की ओर लेकर जा रहा था, ताकि वो उस बाइक का डीजल बस में डालकर टपूमा के साथ बस लेकर यूसेगी और एक प्लेयर के पास वापस आएगा, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि टनल कितना लंबा है। यूसेगी बस में मिले उस प्लेयर के साथ में भाग रही होती है और वहीं दूसरी तरफ जब एलिस बस के पास पहुंचता है तो वो किसी चीज को देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। और जब यूसेगी और प्लेयर टनल के एंड में पहुंचते हैं तो उन्हें वहाँ पर एक वाटर बैरियर देखने को मिलता है, जिसके पीछे बहुत सारा पानी था और गेम
कि खत्म होते ही वो सारा पानी टनल में आएगा जिससे कि वो सब मारे जाएंगे और इसलिए वो दोनों फिर से बस की ओर ही भागने लग जाते हैं। गेम टाइम खत्म होता है और सबसे पहले वो प्लेयर पानी में डूबता है जो कि यूसेगी के साथ में था। यूसेगी को बचाने के लिए एलिस बस लेकर आ गया था। जब वो अपना हाथ एलिस की ओर बढ़ाती है और वो उसे बस में खींच लेता है और उनका बस पानी में डूब जाता है। थोड़ी देर बाद जब टनल में से पानी निकलता है तो बस के ऊपर वो लोग आते हैं जहाँ पर यूसेगी को बस में बड़े बड़े अक्षरों में गोल लिखा हुआ दिखाई देता है। दोस्तों यहाँ मैं आपको बता दूं कि यही वो वर्ड था जिसे देखकर एलिस भी बहुत ज्यादा शॉक्ड हो गया था, यानी कि शुरू से ही वो गोल में बैठे हुए थे और इसलिए उनके फोन में डिस्टेंस 0 दिखा रहा था। सो अब तीनों गेम जीत गए थे और इसलिए टपुआ वहाँ से चला जाता है और नेक्स्ट सीन में हम यूसेगी और एलिस को एक साथ देखते हैं जो कि ब्रिज के नीचे खड़े हुए थे और वहाँ पर एलिस यूसेगी को बीच के मैसेज के बारे में बताता है जहाँ लोग हो सकते हैं और उसे वो ये भी कन्फेस करता है कि वो इस गेम के ओनर को ढूंढकर उसे मार देगा। दोनों उस बीच की तलाश में आगे निकल जाते हैं। फिर काफी दिनों तक दोनों बीच को ढूंढते हैं पर उन्हें बीच का कोई सुराग नहीं मिलता। जहाँ इन सब में हम एरिस और यूसेगी की बॉन्डिंग मजबूत होते हुए भी देख पाते हैं और यूसेगी एरिस को शिकार कैसे करते हैं और कुछ तरीके वो सिखाती है जिससे कि वो खुद भी अकेले सरवाइव कर सके। फिर वो दोनों रात के समय में गेम एरिया के बाहर प्लेयर्स पर नजर रखने लग जाते हैं जिसमें उन्हें कुछ प्लेयर्स के हाथ पर वही घड़ी बंधी हुई दिखाई देती है जैसा कि अगोनी और उसके साथियों ने पहना हुआ था। वहाँ वो दोनों समझ जाते हैं कि ये घड़ी पहने हुए लोग किसी खास ग्रुप का हिस्सा है, तो वो लोग गेम खत्म होने के बाद जिंदा बचते हैं और एक कार में बैठकर वहाँ से निकलने लग जाते हैं। फिर एलिस और यूसेगी भी उसी कार का पीछा करते हुए एक बड़े से होटल के बाहर आ जाते हैं और दोनों कंफ्यूज थे क्योंकि इनके पास कार चलाने का फ्यूल ही नहीं था। साथ ही पूरे शहर में इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी लेकिन इस होटल में पूरी इलेक्ट्रिसिटी थी। सो वो लोग कुछ कर पाते इससे पहले ही उन्हें कोई बेहोश कर देता है और जब वो दोनों सुबह होश में आते हैं तो वो खुद को कुछ लोगों के सामने पाते हैं और उन्हीं में से एक शख्स का नाम हैटर था जो कि खुद को इस बीच का किंग बता रहा था और उसके मुताबिक उसे रियल वर्ल्ड में जाने का एक तरीका पता था। जहां हम उसी हॉल के दीवार पर सारे ताज के पत्तों को बना हुआ पाते हैं और हॉल में खड़े सारे लोग हैटर्स की खास आदमी थे। जहां हैटर उन दोनों को बताता है कि अगर उन्हें सभी ताज के पत्ते मिल जाएंगे तो उनमें से कोई एक इस दुनिया के बाहर जा सकता है। और बात करें इस स्पीच की तो यहाँ पर बहुत सारे प्लेयर्स की टीम है जो कि गेम में पार्टिसिपेट कर जीतते हुए कार्ड को हैटर के पास में जमा करवाते हैं, लेकिन अभी तक उन्हें एक भी फेस कार्ड नहीं मिला है। फिर हैटर उन्हें बीच के रूल्स बताता है जिसमें उन सभी को सिर्फ स्विमिंग कॉस्ट्यूम में ही रहना होता है ताकि वो कोई भी हथियार अपने पास ना छुपा सके और क्योंकि हथियार रखना सिर्फ बीच के गार्ड्स को ही अलाउड था जो कि हैटर के ही आदमी होते हैं। साथ ही उन सभी को जीते हुए कार्ड्स लाकर हैटर को ही देने होंगे, लेकिन अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो वो मारे जाएंगे और अगर दे दिया तो वो होटल बीच की सुविधाओं के मजे ले सकते हैं। ये ऑफर यूसेगी और एलिस दोनों के सामने ही रखा जाता है और दोनों को मजबूरन ये ऑफर लेना पड़ता है क्योंकि उनके पास कोई और ऑप्शन ही नहीं था। फिर होटल्स के प्लेयर्स में उन्हें नियो और अगुनी भी दिखते हैं और अब रात में सभी प्लेयर्स गेम खेलने के लिए जाते हैं जिसमें एक गेम में उन्हें 4 जंगली जानवर यानी टाइगर, ब्लैक पैंथर, पिग और ईगल को मारना था। वहाँ अगुनी की टीम के पास हथियार थे तो वो बिना किसी परेशानी के सारे जानवरों को मार देते हैं। फिर बात करें अगर दूसरे गेम की तो इसका नाम है ह्यूमन एलिवेटर जिसमें एक ही प्लेयर विनर बनता है और बाकी सभी पूरी मौत मारे जाते हैं। यूसेगी और उसकी टीम को एक अंधेरी बिल्डिंग में एक नंबर को ढूंढना होता है जिसके लिए उन सभी के पास 9 माचिस की तीलियां थी और यूसेगी उस नंबर को ढूंढ लेती है और जीत जाती है। लेकिन मेन गेम होता है एलिस के साथ में जहां पर हैटर के टीम की एक खास प्लेयर थी जो कि पेशे से एक सर्जन थी। वो असल में इस गेम का कोई हिस्सा नहीं थी क्योंकि वो एलिस का टेस्ट लेना चाहती थी और एलिस के अंदर हैटर की टीम में शामिल होने की योग्यता है या नहीं वो जानना चाहती थी। वहाँ नियो की दोस्त कोइना भी होती है और बात करें इस गेम की तो इसका नाम था लाइट बल्ब। फिर सभी प्लेयर एक रूम में बंद कर दिए जाते हैं जिसमें कुछ टनल में से पानी भरता जा रहा था और उनके सिर के ऊपर एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ था। मतलब पानी जब ट्रांसफार्मर से लगेगा तो बिजली के झटकों से उनकी मौत हो जाएगी और वो सबके सब मारे जाएंगे। गेम का लेवल होता है 4 ऑफ डायमंड्स यानी कि इसमें दिमाग लगाना था। फिर बात करें टास्क की तो इनके सामने एक रूम में एक लाइट बल्ब लगा हुआ था और इसमें रूम में 3 स्विचेस यानी A, B और C थे जहां उन्हें पता लगाना था कि कौन से स्विच लाइट बल्ब ऑन होगा। लेकिन इनकी परेशानी की वजह थी कि इनके किसी भी स्विच को दबाते ही बल्ब वाले रूम का दरवाजा बंद हो जाएगा जिससे कि उन्हें पता नहीं चल पाएगा
कि बल्ब जल रहा है या फिर बंद है, और डोर बंद होने के बाद किसी भी स्विच को ऑन या ऑफ कर सकते हैं। जहाँ एक लड़की तारों में करंट चेक करने के लिए उसे छूती है और बेचारे पे मौत मारी जाती है। फिर समय की नजाकत को देखते हुए वहाँ एलिस अपना दिमाग लगाता है और क्वीना को दरवाजा बंद करने के लिए बोलता है और स्विच ए को ऑन करके कुछ देर तक छोड़ देता है। फिर गेट को खुलवा कर स्विच बी को प्रेस करवाता है और स्विच बी से बल्ब नहीं जलता है। फिर एलिस क्वीना को बल्ब को छूने के लिए बोलता है और जैसे ही वो उसे छूती है तो उसे वो बहुत ज्यादा गर्म लगता है, मतलब कि स्विच ए आंसर है। लेकिन अगर बल्ब गर्म नहीं होता तो इसका मतलब कि आंसर सी होता। सर्जन का ये जवाब मालूम था, लेकिन स्टिल वो एलिस को टेस्ट कर रही थी कि वो उसके टीम के लिए सही है या फिर नहीं है, और इसलिए वो उसे जवाब नहीं बताती है। लेकिन एलिस ने बहुत ही अच्छी तरह से इस टास्क को भी पूरा कर लिया था। फिर वापस होटल आने पर हैटर अगूनी के साथ में एलिस को स्टाफ मीटिंग में लेकर जाता है, क्योंकि एलिस अब उनके टीम का एक हिस्सा था, यानी कि मेंबर ऑफ टीम था। क्योंकि अगूनी होटल का सिक्योरिटी हेड होता है। जहां मीटिंग में हैटर सबको बताता है कि उसे बस 10 ऑफ हेड्स का कार्ड चाहिए, फिर बस फेस कार्ड ही बचेंगे, और आज के दिन ही हैटर का वीजा भी एक्सपायर हो रहा था और इसलिए आज वो गेम खेलने के लिए जाएगा। और ये सुनकर अगूनी अपने आदमियों को इशारा करता है जैसे कि मानो आज अगूनी होटल का तख्ता पलट ही देगा। फिर रात में हैटर के जाने के बाद नेक्स्ट मॉर्निंग एलिस और यूसेकी दोनों सभी प्लेयर से सवाल पूछते हैं कि क्या होगा जब वो इस शहर को छोड़कर बाहर जाते हैं। लेकिन इस सवाल का जवाब उनमें से किसी के पास भी नहीं था और सब अपनी थ्योरी लगाए हुए बैठे थे, या तो बाहर जाने पर लेजर उन्हें मार देगा और वो लोग किसी भी शहर में जाएं, हर शहर में ये गेम चल रहा होगा। लेकिन तभी अचानक से एलिस को फायरिंग की आवाज सुनाई देती है और जैसे ही वो आवाज का पीछा करते हुए जाता है तो वहाँ पर उसे अगूनी के आदमी डस्टबिन में लाश डालते हुए दिखाई देते हैं। वो चेक करने जाता है तो वहाँ उसे सिर्फ और सिर्फ लाशें ही मिलती हैं। जहाँ फिर नियो और क्वीना आते हैं और वो एलिस को बताते हैं कि ये लाशें उनकी हैं जिन्होंने इस होटल के नियमों को नहीं माना था, और नियो बताता है कि उसके पास इस दुनिया से निकलने का एक प्लान है जिसमें उसे सबसे पहले हैटर के सभी कार्ड को चुराना होगा, क्योंकि वो हैटर पे भरोसा नहीं कर सकते हैं। और एलिस भी कार्ड चुराने में नियो की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। फिर सभी एग्जीक्यूटिव स्टाफ को मीटिंग में बुलाया जाता है जहां सभी हैटर की लाश को देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। फिर अगूनी उन्हें बताता है कि हैटर की जान गेम में चली गई है, पर सब समझ आते हैं कि हैटर का मर्डर हुआ है। हैटर और अगूनी बहुत ही पुराने दोस्त थे और बहुत ही अच्छे थे, और इसलिए किसी का भी शक उस पर नहीं जाता है और बिना किसी के सहमति के ही अगूनी खुद को होटल का किंग बना लेता है। फिर अगर कोई उसके फैसले को नहीं मानता है तो उसके आदमी उस शख्स को गोली से मारकर उसे जीवन से ही आजाद कर देते हैं। फिर अगूनी एक एनवलप को खोलता है जिसमें उसे तिजोरी का पासवर्ड मिलता है जिसमें हैटर ने सारे कार्ड्स रखे हुए थे। फिर जब अगूनी और उसके सभी लोग बाकी के प्लेयर्स को हैटर की मौत की न्यूज और अगूनी के नए किंग होने की बात बताने के लिए जाते हैं, नियो एलिस को अगूनी के रूम में भेजता है जहां पर वो उसकी तिजोरी को ढूंढ लेता है। और जैसे ही नियो एलिस को पासवर्ड बताता है और जैसे ही वो पासवर्ड एंटर करता है सायरन बजने लग जाता है, जहाँ पर अगूनी के आदमी आकर एलिस को पकड़ लेते हैं। जहाँ गाइस हमें ये पता चलता है कि नियो ने एलिस को पासवर्ड तो सही बताया था, लेकिन वो तिजोरी ही गलत थी, क्योंकि नियो को भी नहीं पता था कि असली तिजोरी कहाँ पर है। और जब रूम में एलिस की कुटाई हो रही होती है जहाँ पर अगूनी एक हिरन की पेंटिंग को देखने लग जाता है, जिससे नियो समझ जाता है कि असली तिजोरी उस हिरन की पेंटिंग के पीछे ही है। जब अगूनी को वो ब्लैक एनवलप मिला था तो उसमें कोई पासवर्ड नहीं था बल्कि हिरन का फोटो ही था, और पासवर्ड बॉस का सील था, मतलब 2208 था। वहीं सबने एलिस को मारने के बाद उसे चेयर से बांध दिया था, क्योंकि वो उन्हें उसके साथियों का नाम नहीं बता रहा था, जहाँ वो लोग उसे नहीं छोड़ रहे थे। और क्योंकि आज रात को एलिस का वीजा भी एक्सपायर हो रहा था, और वहीं दूसरी तरफ अगूनी के कुछ साथी यूसेकी के साथ में जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहे थे, पर उधर नियो हिरन वाली पेंटिंग के पास आकर तिजोरी में से सारे कार्ड्स को चुरा लेता है और होटल छोड़कर वो क्वीना के साथ में बाहर जा ही रहा होता है कि क्वीना को एलिस के लिए बहुत बुरा लग रहा था, जहाँ नियो को एलिस की कोई परवाह ही नहीं थी। और अब वो दोनों होटल से बाहर जाते हैं कि तभी वो नोटिस करते हैं कि होटल के गेट पर लेजर लाइट्स ऑन है, मतलब कि आज रात गेम अरीना उनका होटल ही है और वहाँ जितने भी प्लेयर्स थे वो सभी के सभी इस गेम के कंटेस्टेंट बन चुके हैं। फिर अनाउंसमेंट होती है और सभी प्लेयर्स को हॉल में बुलाकर उन्हें
फोन्स दिए जाते हैं, जहां मौका पाकर यूसेकी भी अगुनियों के साथ से बचकर भाग जाती है और सभी प्लेयर्स पैनिक होकर फोन लेते हैं और सभी की नजर एक लड़की जिसका नाम मोनोका है उसकी डेड बॉडी पर पड़ती है, जिसे किसी ने चाकू मारकर उसका मर्डर कर दिया था। वहाँ उन्हें मोमोका के मर्डरर को ढूंढने का टास्क मिलता है और इस गेम का नाम है विच हंट और इनके पास किलर को पकड़ने के लिए सिर्फ 2 ही घंटे हैं। सबको किलर को पकड़ने के बाद उसी होटल के बाहर जलाना होगा, तभी ये गेम का दी एंड होगा। और ये सुनकर सब लोग मोमोका की दोस्त को ही आग में जलाने लग जाते हैं, क्योंकि सबको लग रहा था कि वही मोमोका के साथ हमेशा रहती है और इसलिए उसी ने मोमोका की जान ली है। सबको यूसेकी और एक लड़की जो कि एग्जीक्यूटिव मेंबर रोक लेते हैं और जब वो सभी किलर को पकड़ने के लिए अपना दिमाग लगा रहे थे कि तभी वहाँ पर अगुनी आता है और अपने साथियों को सभी को मारने के लिए बोलता है, क्योंकि किलर उन सभी में से कोई भी हो सकता है और किलर के मरते ही ये गेम खत्म हो जाएगा। बैल बुद्धि अगुनी की बातें सुनकर उसके सारे आदमी होटल को जलियांवाला बाग ही बना देते हैं और अंधाधुंध फायरिंग करने लग जाते हैं। बाकी के प्लेयर्स भी अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग ही रहे होते हैं और इस भागम भाग का फायदा उठाकर कुछ लोगों की मदद से एलिस को भी वो लोग ढूंढ लेते हैं। वहीं अगुनी ने तो होटल के अंदर भी आग लगा डाली थी और हम सर्जन को देखते हैं जो कि मोमोका की बॉडी से चाकू निकालकर फिंगरप्रिंट पता करने के लिए अपने साथ में लेकर जाती है। और दूसरी तरफ कुइना जो कि अगुनी के टीम की मेंबर द लास्ट बॉस के साथ में लड़ रही होती है। वहाँ एंड में कुइना द लास्ट बॉस को हरा देती है और यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि कुइना रियल वर्ल्ड में कराटे चैंपियन थी। यूसेकी ने भी एलिस को आजाद करा दिया था और वो उसे होटल में चल रही सारी सिचुएशन से वाकिफ कराती है। और फिर हम नियो को छत पर अगुनी की टीम के स्नाइपर के पास में देखते हैं जो कि अगुनी का राइट हैंड था और नियो उसे बताता है कि हम सबके बीच में कोई है जो कि गेम मास्टर से जुड़ा हुआ है और उसी ने हमारी इंफॉर्मेशन गेम मास्टर को दी है कि तभी ये होटल गेम अरीना में बदल गया है। जहाँ नियो की बातें सुनकर उस स्नाइपर को लगता है कि नियो उसी पर इल्जाम लगा रहा है और इसलिए वो नियो के ऊपर गोली चलाता है, जिससे बचते हुए नियो फ्लेम थ्रोअर की मदद से उस स्नाइपर को ही चला डालता है। और वहीं दूसरी तरफ सर्जन का फिंगरप्रिंट से पता चल गया था कि किलर कौन है, लेकिन वो ये बात किसी को बताती उससे पहले ही 2 गार्ड उसे मारकर बेहोश कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम एलिस को देखते हैं जो कि गेम मास्टर की तरह सोचने की कोशिश करता है और वो समझ आता है कि किलर कौन है। वहीं दूसरी तरफ अगुनी ने सभी प्लेयर्स को घेर कर रखा था और वो उन्हें मारने ही वाला था कि वहाँ पर एलिस यूसेकी के साथ में आता है, जहाँ एलिस की बातें सुनकर अगुनी उसे बहुत मारता है और उसे बताता है कि उसी ने मोमोका को मारा है। और ये सब कुछ सुनकर सभी प्लेयर शॉक्ड हो जाते हैं, पर किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अगुनी के ऊपर उंगली भी उठा सके। लेकिन तभी एलिस अगुनी को बोलता है तुमने मोमोका को नहीं बल्कि हैटर को मारा है, क्योंकि जब रात में हैटर गेम खेलने जा रहा था तब उसने अगुनी पर हमला किया था, जिसके जवाब में अगुनी को उसे मारना ही पड़ा था, क्योंकि यहाँ पर रहते रहते हैटर का दिमाग खराब हो गया था और उसके ऊपर सिर्फ पावर का नशा ही चढ़ रखा था। जबकि हैटर और अगुनी दोनों ने ही मिलकर इस बीच और होटल और उसके प्लेयर्स को उम्मीद देने के लिए बनाया था और हैटर अगुनी का इकलौता दोस्त था जिसे उसे मारने का बहुत ही गम था और इसलिए वो खुद को किलर बताकर सबके हाथों मरना चाहता था। लेकिन मरने से पहले भी वो सभी प्लेयर्स को भी मारना चाहता था, इसलिए उसने होटल में कत्लेआम शुरू करवाया था। वो सबको इसलिए मारना चाहता था क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि इस होटल और इस बीच के और यहाँ के लोगों की वजह से ही उसका दोस्त उससे दूर हो गया है। फिर एलिस सबको बताता है कि गेम मास्टर उनके साथ खेल खेल रहा है, क्योंकि किलर खुद मोमोका है जिसने सुसाइड किया है। और इस बात को कंफर्म करने के लिए वहाँ पे सर्जन भी आ जाती है और सबको बताती है कि चाकू पर उसे मोमोका के रिवर्स फिंगरप्रिंट यानी कि उल्टे उंगलियों के निशान मिले हैं, जिससे साफ हो जाता है कि उसने सुसाइड ही किया है। फिर अगुनी उन प्लेयर्स को मारने लग जाता है जो कि मोमोका की बॉडी को आग में ले जाकर फेंक रहे थे, क्योंकि मोमोका ही किलर थी। और माहौल को शांत करने के लिए मोमोका की दोस्त हॉल के बीच में ही आकर बोलती है कि वही वो डीलर है जो कि गेम मास्टर से मिली हुई है, कि तभी एक लेजर उसे आकर मार देती है और उसकी सबके सामने बहुत ही बेरहमी से मौत हो जाती है। वहाँ उसकी मौत से सब बहुत ही ज्यादा शांत हो जाते हैं कि वहीं अगुनी का एक आदमी आकर सब पर गोली चलाने लग जाता है, पर अगुनी उस आदमी को उठाकर आग में चला जाता है और सबकी जान बचा लेता है। फिर बाकी के लोग मोमोका की डेड बॉडी को भी आग में डाल देते हैं और गेम यहीं पर खत्म हो जाता है। सब बाहर से जलती हुई होटल को देख रहे थे और उसी होटल में हम नियो को देखते हैं जो कि 10 ऑफ हार्ट्स के कार्ड को ले लेता है
और अब उसे यहाँ से निकलने के लिए सिर्फ फेस कार्ड चाहिए था। वहीं नीचे एलिस ने मोमोका के दोस्त का फोन ले लिया था। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग वो योगेशी के साथ में फोन को लेकर जाता है और उसकी दोस्त का वीडियो देखता है, जहां मोमोका उस वीडियो में डीलर्स के बारे में बताती है जो कि वो दोनों ही थी और उनका काम ये था कि उन्हें प्लेयर्स के बीच में ही रहना है और गेम को इंटरेस्टिंग से इंटरेस्टिंग बनाना है और प्लेयर्स की इंफॉर्मेशन देकर गेम मास्टर की हेल्प करनी है और हर गेम का एंड उन्हें पता होता था। लेकिन अगर इसके बारे में उन्होंने किसी भी प्लेयर के साथ में डिस्कस किया, अपने डीलर होने के बारे में बताया, तो उन्हें वहीं पर मार दिया जाएगा। फिर वीडियो के अंत में मोमोका गेम मास्टर के एक बेस को दिखाती है जो कि एक टनल में ही था। फिर जब यूसेकी और एलिस उस बेस पर पहुंचते हैं तो उन्हें वहां पर बहुत सारे डीलर की डेड बॉडी मिलती है कि तभी वहां पर नियो और कोइना भी आ गए थे, जहां नियो एलिस को वही पेपर दिखाता है जो कि उसे उसी टाइगर वाली औरत की पॉकेट में से मिला था और असल में उस पेपर पर यहाँ तक आने का मैप बना हुआ था। वो लोग कुछ और समझ पाते कि तभी वहाँ पर लाइट आ जाती है और सारे कंप्यूटर्स ऑन हो जाते हैं और वहीं स्क्रीन पर हम हैचर के टीम की एक मेंबर मायरा को देखते हैं जो कि गेम मास्टर के लिए काम करती थी और वो इन सभी कार्ड्स को कलेक्ट करने पर बधाई देने लग जाती हैं। साथ ही वो कहती है कि वो लोग अब नेक्स्ट लेवल पे पहुंच चुके हैं। वो उन सबको कॉन्ग्रेचुलेट करती है और कहती है कि अगर उन्होंने इसे क्लियर कर लिया तो उन्हें फेस कार्ड मिल जाएगा। फिर जैसे ही ये लोग बाहर आते हैं, इन लोगों की नजर एक बड़े से बैनर पर पड़ती है जिस पर वो सभी किंग के कार्ड को देखते हैं और वो बैनर शहर भर में घुमाए जा रहे थे। सो गाइस, यहीं पर इस डेथ गेम सीरीज का भी एंड हो जाता है, लेकिन इसमें बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब हमें सीजन 2 में मिलेंगे। तो दोस्तों, अब आप मुझे कमेंट करके ये जरूर बताइएगा कि आपको इस सीरीज का कौन सा वाला गेम सबसे ज्यादा पसंद आया, साथ ही आप कौन सी नेक्स्ट सीरीज देखना चाहते हैं जिससे कि मैं एक्सप्लेन करूँ। और हाँ, इसका सेकंड सीजन अगर आप चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए।